हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। राजीव अनसॉल्व पेपर पढ़ा रहे थे, उसका मॉडल पेपर चल रहा था और ये एकमात्र मॉडल पेपर है जो इसमें है और ये आखिरी वीडियो रहेगा। इसके लिए 7वें क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं 7वें का क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कराने वाले हैं इस वीडियो में। पहले शुरुआत करने वाले हैं तो प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इन स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं और कैसे होगा ये। करने की शुरुआत यहाँ से होती है, हल करने की शुरुआत। और देख सकते हैं यहाँ पे बल्ले और गेंद का दिया गया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का जो मूल्य है वो है x रुपये और जो गेंद का मूल्य है वो है y रुपये। और इसके आधार पर अब हम बनाएंगे समीकरण। पहला समीकरण बनाने के लिए पहला वाला उठा लेते हैं भैया। तो प्रथम शर्त के अनुसार 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा और 6 गेंदें हैं तो 6y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके 3,900 के बराबर। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। और अब चलते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। अगर यहाँ पे देखें तो 1x प्लस 2y बराबर कर देंगे तो 1,300। ये बन जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण बनने के बाद अब बारी आ जाते हैं इन समीकरणों को हल करने की। यहाँ पे हमको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने को कहा था, वो हमने व्यक्त कर दिया था। इसमें के कुछ नंबर जो हमको मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। अब बाकी बारी रह जाती है ज्यामितीय निरूपण की, ज्यामितीय रूप में लिखने की। तो उसको हल करने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से थोड़ा सा हल करके x और y के अलग अलग हमको मान ज्ञात करने होंगे और उनको यहाँ पे रख करके ग्राफी रूप में निरूपित कर देना होगा। तो पहला समीकरण देखते हैं। 3x प्लस 6y है, 6y को उधर भेज देते हैं तो 3,900 माइनस 6y हो जाता है। और जब आगे हल करते हैं तो x बराबर 3,900 बटे माइनस 6y बटे 3 हो जाता है। बराबर अगर हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हम 1,300 हम माइनस 2y बटे 3 मिल जाता है और 3 3 कट जाएगा और x बराबर 1,300 माइनस 2y मिल जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, समीकरण का सरल रूप हो जाएगा, जिसको हल करने के लिए हम बनाएंगे डिब्बा। और मैं इसे डिब्बा ही कहता हूँ, तालिका इसे कहा जा सकता है। तालिका बनाएंगे जहाँ पे x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, जिनको हमको ग्राफ में निरूपित करना है। तो ऊपर x लिख देते हैं, नीचे y लिख देते हैं और यहाँ पे y के अलग अलग मान रखेंगे। क्योंकि 1,300 हिसाब वाला चल रहा है तो यहाँ पे y के जो मान है हम 100, 200, 300 इस रूप में रखेंगे। तो हम पहले 100 रखते हैं। तो y बराबर जब आप 100 रखेंगे तो आपको 2 और 100 को गुणा हो जाएगा 200। 1,300 में 200 जाने के बाद कितना मिल जाएगा 1,100 और हमको x का मान मिल गया 1,100। ऐसे ही y के मान अगर आप 200 रखेंगे, 2 दूनी 400 हो जाएगा। 1,300 में जब 400 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 900 मिल जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे समीकरणों को थोड़ा सा अगर हल करते हैं, ये हल करके भी अगर आप लिखेंगे तो बेहतरीन उत्तर होगा। तो x बराबर अगर आप रखते हैं, ठीक है, x का मान अगर आप रख करके हल करते हैं, जैसे ही y बराबर 100 रखने पर x बराबर लिखेंगे 1,300 माइनस 2 गुणते 4 मतलब 200 100 और हमको वहाँ पे हल करके जो मिलता है तो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको बात को आगे बढ़ाते हैं और 200 रखने पर हमको मिल गया 900। ऐसे ही 300 रखते हैं तो 300 रखने पर 3 दूनी 600, 1,300 में 600 अगर हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 700। ऐसे ही 400 रखने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 400 रखने पर 4 दूनी 800, 1,300 में 800 घटाने पर हमको मिल जाएगा कितना 500। और अब बात शुरुआत करेंगे समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समीकरण एक जैसा ही। x बराबर आपको 1,300 माइनस 2y मिल जाएगा और इसके भी जो तालिका में x और y के मान है वो हूबहू समीकरण 1 में जैसा हमको मिला था वैसा ही मिलेगा। तो हमको जल्दी से वैसा ही भर लेना चाहिए। और अब उन्हें भरने के बाद हमें ग्राफ बना लेना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y की धन दिशा को थोड़ा सा बड़ा रखना है और ऋण दिशा को छोटा रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे धन दिशा में ही वैल्यूज़ को बड़ा बड़ा रखना है। तो दोनों तरफ यहाँ पे 2 लंबवत रेखाएं खींच दी और यहाँ पे एक्स वाई बना लेते हैं और यहाँ पे निशान हम बना लेते हैं। निशान बनाने के बाद एक्स और वाई पे यहाँ पे अंकों को अंकित करेंगे। तो यहाँ पे अंकों को जो अंकित करना है 100, 200, 300, 400 ऐसे करके अंकित करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे और उसके बाद फिर बिंदुओं को यहाँ पे खोजना शुरू करेंगे।
संख्याओं को अंकित करने के बाद ग्राफ बन जाने के बाद अब हम यहाँ पे बिंदुओं को रख देंगे। पहला वाला बिंदु चलिए हम देखते हैं और उसको यहाँ पे अंकित करने की या फिर मार्क करने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु हमारे पास 1100 पे 700 वो हो नहीं पाएगा, तो 500 पे 400 जो हमको दिखाई दे रहा है, x पे 500 नहीं 700 पे 300 दिखाई दिया, उसको अंकित किया। फिर 500 पे 400 उसको अंकित किया। फिर और अगर हम यहाँ पे खोजना चाहें जो हमने लिखा भी नहीं है वो हमको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा कितना x पे 300 y पे 600 ये करके हमें बिंदु मिल जाएगा। अगर इनको एक सीधी रेखा में खींच देंगे तो हमारे सभी ये दोनों रेखाओं का एक ही सरल रेखा के रूप में निरूपित हो जाएंगे। और यहाँ पे शीर्ष इनके जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट से लिख देते हैं और कोऑर्डिनेट से लिखते ही ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। और दोनों ही बिंदुओं के जो निर्देशांक, दोनों ही रेखाओं के जो निर्देशांक है वो सेम बिंदु है और सेम ही रेखा रहेगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूरा समाप्त हो जाता है और आपको 6 नंबर इसके लिए पूरे मिल जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं और ये है 7वें का काकत वाला हिस्सा, जहाँ पे हमको प्रश्न मिल जाता है एक चतुर्भुज। और इस प्रश्न में हमें मिल जाता है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक रफ आइडिया बना ले रहे हैं, जहाँ पे विकर्ण बराबर छोटी भुजा प्लस 60 हो गया, ऐसे ही बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा छोटी भुजा प्लस 30। और ये हिसाब देखने के बाद चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगती हैं कि हमें आखिर में किसको मानना होगा। हमें मान लेना होगा छोटी भुजा को यक्स की, दोनों ही चीज़ें छोटी भुजा पे आधारित है तो विकर्ण भी आधारित है छोटी भुजा पे, बड़ी भुजा भी आधारित है छोटी भुजा पे, तो छोटी भुजा को मान लिया गया यक्स मीटर। और इसके आधार पर बड़ी भुजा अगर हम निकालना चाहेंगे तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यक्स प्लस 30 मीटर। तो यक्स प्लस 30 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गई बड़ी भुजा का मान। और उसके बाद हमें निकालना है विकर्ण। विकर्ण का मान जो है वो हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर, क्योंकि विकर्ण उससे 60 मीटर बड़ा है। इसके बाद अब हमें इसमें प्रयोग करना है पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी खेत में आयत की जो लंबाई है, चौड़ाई है और जो विकर्ण है इसके बीच का संबंध पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा होता है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे लिखते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण का मान जो x प्लस 60 है उसको रख देते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे। साथ में लंबाई के मान x प्लस 30 रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस चौड़ाई का मान रख देंगे। चौड़ाई जो है वो x स्क्वायर हम यहाँ पे रख देंगे। और रखने के बाद अब चलिए इसको विस्तार करते हैं। विस्तार करने के लिए हम दूसरी ओर चलते हैं, नीचे जगह कम पड़ जाएगी तो यहाँ पे विस्तार करना शुरू करते हैं। तो x प्लस 60 को होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 गुणते यक्स गुणते 60 हो जाएगा। बराबर के उस पार आएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 गुणते यक्स गुणते 30 हो जाएगा, प्लस जो चौड़ाई थी यक्स स्क्वायर वो लिख लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तरफ यक्स स्क्वायर जो है वो मिल रहा है, दोनों तरफ प्लस में है, वो काट दिया जाए। और भी कोई गिनती यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रही है जो काट सके, तो यहाँ पे विस्तार कर देते हैं और ये LHS वाले को उठा के RHS में लिख लेते हैं। यही सिंपल सा तरीका दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है 2×3 60 यक्स, वो लिख लेते हैं, प्लस साथ में यहाँ पे 60 दूना ये 120, ये इधर भेज देते हैं, माइनस 120 से x हो जाएगा बराबर यहाँ प्लस यहाँ पे 30 वर्ग 30 ये 900 मतलब हो गया है। और 60 का वर्ग इधर आने पर 9×6=36 यानी कि 3600 हो जाएगा। बराबर कुछ नहीं है, जीरो लगा देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर रह जाएगा, 1200 में 600 घटाने पर माइनस 600 यक्स हो जाएगा, नहीं 60 यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 3600 में जब 900 घटाएंगे तो 36 में 9 घटाने पर हमको मिल जाएगा 27, ठीक है, 2700 बराबर 0 हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका हो जाएगा। गुणा करने पर 27 आ, जोड़ने पर 60 आ जाए तो ऐसी संख्या हो जाएंगी 90 और 30। 90 और 30, 90 में 30 जोड़ 90 में 30 घटाने पर 60, 90 30 का गुणा हो जाता है अपना 2700। तो यहाँ पे हमने 90 को माइनस में रखा, 90 एक्स को माइनस में रखा, प्लस 30 एक्स कर दिया और माइनस 2700 जो है वो पूरा इसे लिख लिया। माइनस 2700 है, प्लस नहीं, माइनस 2700 बराबर 0। और यहाँ पे आगे वाले में से यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस यक्स माइनस 90 मिल जाएगा और प्लस 30 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 90 मिल जाएगा।
और बराबर 0, यक्स माइनस 90 का हिस्सा कॉमन लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में यक्स प्लस 30 हो जाएगा बराबर 0। यदि यहाँ पे यक्स प्लस 30 बराबर हम 0 करते हैं, यक्स प्लस 30 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो यक्स बराबर हमको माइनस 30 मिल जाता है और ये अमान्य होगा क्योंकि ये एक लंबाई की बात कर रहे हैं और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। और यक्स माइनस 90 बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ पे यक्स बराबर 90 मिल जाएगा जो कि मान्य होगा क्योंकि धनात्मक है और लंबाई या किसी भी लंबाई या चौड़ाई के बारे में बात करें वो धनात्मक होती है तो मान्य होती है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जबकि यक्स का मान 90 मिल गया है तो हमारी जो छोटी भुजा की लंबाई है, यक्स हमने जो मान के रखी थी, जो छोटी भुजा अपनी जो है वो हो जाएगी कितना 90 मीटर। साथ में बड़ी भुजा के अगर बारे में बात करें तो बड़ी भुजा जो हो जाएगी वो यक्स प्लस हो रही है 30, तो 90 प्लस 30 कर देंगे, 90 प्लस 30 बराबर हो जाता है 120 मीटर। यही हो जाएगी हमारी छोटी और बड़ी भुजा की लंबाई और हमसे केवल यहाँ पे इनके भुजाओं के बारे में ही पूछ रहा था तो हमें उत्तर मिल गया। अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे। 7वें का खा जो प्रश्न है वो प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि पर और पेडेस्टल जो है वो उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी मूर्ति बना देते हैं और हमने प्रश्न में कहा गया है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भूमि पर एक स्थित हम बिंदु ले लेते हैं और उस पर से शिखर का उन्नयन कोण बनाने की हम कोशिश करते हैं जो कि हो जाएगा 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल के जो शिखर है ये वाला हिस्सा इससे जो बनाएंगे, अब यहाँ पे चित्र थोड़ा सा कम अच्छा बनाए तो अगर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें तो 60 से कुछ नज़दीक पे आकर 60 बनता है और वहीं पे अगर हम उठाएंगे मतलब 45 और 60 से कुछ दिखाई देगा। हालाँकि ये थोड़ा सा अच्छा कम चित्र है, इसके बजाय हम दूसरा चित्र बनाने का प्रयास करेंगे जो कि एक अच्छा लुक देगा। और जो प्रोफेशनल लुक देता है चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि है माना यहाँ पे पेडेस्टल की जो ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई उसको मान लेते हैं h और साथ में हमें आधार से पेडेस्टल के आधार से हमारे बिंदु की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं x। अगर ये मान लेंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। अब अगर चित्र बना लें तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे हमें जो बेहतरीन लुक देता हुआ दिखाई देगा। ये चित्र बेहतर रहेगा, इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पे हम पेडेस्टल लिख देंगे, ऊपर हम लिख देंगे मूर्ति, नीचे हम दूरी। हालांकि यहाँ पे हमने खाली डिटेल्स लिख ली है। ऊपर जो भी मूर्ति की ऊंचाई 1.6 रख ली है, पेडेस्टल की ऐसे रख लिया और आधार की से उस बिंदु की दूरी को यक्स रख लिया है। और अब किसी भी एक त्रिभुज से हम शुरुआत कर लेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। हल करने के लिए हम 45 अंश के कोण को देखते हैं और इसी से शुरुआत कर लेते हैं त्रिभुज ABD से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में और यहाँ पे से ही हमारे प्रश्न की शुरुआत होती है हल करना बेहतरीन तरीके से वाला। तो इसमें कैसे करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में और नीचे लिखेंगे tan 45। tan 45 क्यों? क्योंकि हमको लंब और आधार दिया गया था और यहाँ पे 45 अंश का कोण दिया है। तो लंब रख लेते हैं BD और आधार AB रख लेते हैं। tan 45 का मान 1 हो गया, BD का मान h हो गया, AB का मान x हो गया, गुणा करा दिया तिरछा तो h बराबर x मिल गया। ये इक्वेशन बन गया और इसी इक्वेशन को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इक्वेशन को बनाने के बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे और अगले वाले त्रिभुज में चलेंगे जहाँ पे 60 अंश का कोण बनाता हुआ है। तो इस दूसरी ओर आ जाते हैं, यहाँ पे हम हल करने शुरू करते हैं। तो लिख देते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें 60 अंश का कोण मिल जाता है और हमको यहाँ पे लिखना है tan 60 बराबर लंब हमारा क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है CB और आधार क्या हो जा रहा है AB। वापस से AB tan 60 का मान रख देंगे √3 और CB का मान जो दिखाई दे रहा है वो h + 1.6 हो रहा है तो h + 1.6 रख लेंगे और आधार अपना जो यह रहा है वो x ही हो रहा है तो हमें यहाँ पे x ही रखना है। फिलहाल ये ऊंचाई है और ये x ही रखना है। तो अब रखते हैं और इसको हल करने के लिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तिरछा गुणा तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, √3x बराबर h + 1.6 वो हमने रख लिया। यहाँ पे हमको x का मान रख देना चाहिए जो कि हम पहले समीकरण से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद क्या हो जाएगा, बातें बहुत आसान हो जाएंगी और जल्दी से उत्तर आने की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे x का मान रखने
पर x का मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो x का मान क्या रखेंगे, h रख देंगे, तो यहाँ पे √3h मिल जाएगा। h को उधर भेज देंगे तो -h हो जाएगा, बराबर 1.6 हो जा रहा है। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बच जाएगा। h √3 - 1 = 1.6। अब h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। अब यहाँ पे जो बात आ जाएगी, मुख्य बात ये हो जाएगी कि हमें जो ऊंचाई चाहिए थी पेडेस्टल की, वो h का मान तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हर परमेयीकृत नहीं है, यानी कि वो अंडर रूट में है, तो उसका परमेयीकरण करना अति आवश्यक हो जाता है, उसको करना ज़रूरी है। तो करने के लिए यहाँ पे हम गुणा कराएंगे किससे, √3 + 1 से। चूँकि यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है तो हमको प्लस से ऊपर नीचे दोनों में ही गुणा करना है, ठीक है। और नीचे वाले में वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वाले हिस्से में हमें कुछ नहीं करना है, हूबहू वैसा ही उतार देना है जैसा कि दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, -1, ऊपर 1.6, √3 + 1 जैसा था वैसे लिख लेंगे। 3 में से 1.6 √3 + 1 वैसे उतार लेते हैं। और 3 में से 1 घटाने पर 2 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे 16 का 0.8 मिल जाएगा। और यहाँ पे हम 0.8 गुणते देखते हैं √3 + 1। √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं जो कि होती है 1.732। हालांकि आप ये भी एक उत्तर कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम प्रोफेशनल लग रहा है, कम अच्छा लग रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए 0.8 को ऐसे रहने देते हैं, 1.732 1.732 + 1 कर लेते हैं, ये होता है √3 का मान 1.732। वो रख लिया, इन दोनों का ऐड कर लेंगे, 1.732 + 1 करेंगे तो 2.732 मिल जाएगा। और उसका जब गुणा कराएंगे 0.8 के साथ में तो हमें वैल्यूज़ मिलना शुरू हो। 16 की 6 से लगे 1, 8 से 24 25 से लगे 2, 8 से 56 57 58 से लगे 5, 8 दूनी 16, 5 21, और यहाँ पे 3 अंकों पे लग जाएगा, 3-4 अंकों पे लग जाएगा दशमलव, जिसकी वजह से हो जाएगा 2.1856 मीटर। यही हो जाएगी हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई। और बस बात यहीं पे हो जाती है ख़त्म। और अब हम पहुँच चुके हैं 7वें कक्षा के अथवा वाला हिस्से पे, जहाँ पे हमको एक वर्ग अंतराल संबंधित प्रश्न मिल जाएगा, जहाँ पे हमको कहा गया है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव में 200 परिवार की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय और साथ ही साथ माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को जो है हमने लिख लिया है, उनकी संख्या को भी हमने यहाँ पे छाप लिया। और यहाँ पे हमको चाहिए इसका बहुलक, तो बहुलक के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, L + F1 - F0/2 × F1 - F0 - F2। ये हो जाता है हमारा फार्मूला। ब्रैकेट में बंद करेंगे, इंटू H भी करना है, अभी हर फार्मूला अब पूरा हुआ। तो चलिए चीज़ों को यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे संख्या में जो बारंबार था उसमें सबसे बड़ा मान ही अपना F1 होता है, इससे ऊपर वाला मान F0 होता है, नीचे वाला मान F2 होता है। F1 के सामने वाला वर्ग अंतर बहुलक वर्ग कहलाता है और उसकी जो निम्न सीमा होती है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं पे भी 40 से बड़ा कोई गिनती नहीं है। तो F1 के सामने वाले जो वर्ग दिखाई दे रहा है, यही अपना बहुलक वर्ग होता है। इसकी जो निम्न सीमा होती है वो होती है L, और जो इनका अंतर होता है 500, वो होता है अपना H। अब यहाँ पे चीज़ों को हम रखना शुरू करेंगे। L का मान 1500 रख दिया, F1 का मान हमने 40 रख दिया। और देखिए, हालांकि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लिखना चाहिए, F1 बराबर इतना, F2 बराबर इतना, सब कुछ चीज़ें लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। F1 का मान 40 रख दिया, F0 का मान 24 रख दिया, नीचे 2 गुणते 40 F1 का मान है, और -F0 अपनी 24 रख दिया, और -F2 यानी कि 33 जो है वो हमने रख दिया। ब्रैकेट में बंद करके H का मान हमने 500 रख दिया, यहाँ पे 500 रख देते हैं। अब यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। 1500 को तो हमें वैसे ही लिख लेना चाहिए। 1500 हमारा जो है L का मान अभी कुछ नहीं होगा, 1500 हमने ऐसे लिख लिया। और प्लस लगा देंगे, 40 में 24 घटाने पर हमें कितना मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। नीचे वाला हिस्सा भी अभी हल होता जाएगा, तो फिलहाल यहाँ पे घटाते हैं तो हमको 16 मिल जा रहा है। नीचे 40 दूनी 80 कर लेंगे, दोनों ये जो 24 और 33 हैं दोनों माइनस में है, इन दोनों गिनतियों को जोड़ लेते हैं। 4 3 7 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, इस प्रकार से 57 मिल जा रहा है। गुणते 500 तो अपना रखना ही रखना है। और 1500, ये जो 1500 है प्लस 16 बटे इसमें घटाने पर यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और इस 7 में से 5 गया, 2 7 23 मिल गया, गुणते 500 हो रहा है। यहाँ पे कोई गिनती कट नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, 16 और 500 को प्लस 16 5 80 मतलब 8000 को ऊपर लिख लेंगे।
बाकी 23 से भाग कर लेंगे, उसके बाद 500 के साथ 1500 के साथ सीधा सीधा ऐड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इससे जल्दी से हल करते हैं। देखिए भाई ऐसा कुछ करेंगे, हमने यहाँ पे 16 × 80 8,000 कर लिए थे, बटे 23 कर लिए। 23 से जब भाग करेंगे तो 347.82 मिल गया, और जब 1500 के साथ ऐड करेंगे तो 1847.82 मिल जाता है। ये हो जाता है अपना बहुलक। तो बहुलक तो निकल गया, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं। तो बात कुछ यूँ होती है कि भाई बहुलक तो निकल गया, लेकिन हमको निकालना है माध्य। अब माध्य क्या चीज़ होते है भाई, इसी सेम चीज़ का हमको माध्य निकालना है। माध्य और माध्यक दो चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा इन दोनों की चीज़ों के बारे में मतलब जब शुरुआती दौर में कन्फ्यूज़ रहता था कि माध्य निकालना है कि माध्यक निकालना है, और माध्य की जगह माध्यक और माध्यक की जगह माध्य निकाल देता था, जिससे गलत हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हम सही करने के लिए क्या करेंगे भैया, बात को समझे कि माध्य क्या है। माध्य क्या है, औसत जानते हैं आप, समांतर माध्य को जानते हैं, वही होता है माध्य। और जहाँ पे मध्यिका माध्यक होता है वो मध्यिका के बारे में बात कर रहा है, यानी कि समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्सपान सिग्मा एफ है, और मध्यिका जो होती है वही अपना माध्यक होता है। तो आपको इनके दोनों के बीच बारे में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मध्यिका होती है यही अपना माध्यक होता है। अगर अंतर आपको पता हो जाएगा तो प्रश्न बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हमको चाहिए यहाँ पे माध्य निकालने के लिए हमको x का मान चाहिए। x का मान चलिए निकालना शुरू करते हैं। जहाँ पे हमको पता है कि वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के योगफल का भागे 2 करेंगे तो वही हमारा x का मान होता है। तो चलिए पहले जोड़ते हैं। इनका कैसे जोड़ेंगे, 1500 प्लस 1000 को जोड़ेंगे तो हमारा 2500 हो जाएगा। 2500 का आधा जब करेंगे तब हमारा हो जाएगा, देखिए 2500 बटे हम 2 कर लेते हैं, काट लेते हैं। 2 2 एक नम 2 2 दुनैया 4 2 पंचे 10 0 हो जाएगा। 1200 हमको क्या मिल गया, यहाँ पे x का मान मिल गया। और अब मैं बार बार यहाँ पे जोड़ करके भाग करना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा आसान काम यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अगला पद निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो एच जो होता है, जो इनका अंतर होता है वो उसको याद रखिएगा, और वही जो h का मान है अब यहाँ पे ऊपर वाले x में हम बार बार से जोड़ते जाएंगे और हमको अगला पद मिलता जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 12 5 1750 हो गया, फिर 500 जोड़ेंगे तो 17 5 2250 हो गया, फिर 500 जोड़ेंगे तो 2750 हो गया, फिर 5 जोड़ेंगे तो 3250 हो गया, फिर 500 जोड़ेंगे तो 3750 हो गया, फिर 500 जोड़ेंगे तो 4250 हो जाएगा, और फिर 5 जोड़ेंगे तो 4750 हो जाएगा। और अब अगर हमें चेक करना है कि भैया हम लास्ट वाले तक जो पहुँचे हैं उस करेक्ट है कि नहीं, तो करेक्ट लास्ट वाले को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको जोड़ करके अच्छे से समझ लेंगे, मतलब एक बार को क्रॉस चेक कर लेंगे कि भाई हमारा जो मामला हमने सेट किया है वो सही है कि नहीं। तो 45 और 50 को जोड़ते हैं तो भैया ये कितना मिल जाता है, 4 5 00 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 4 5 9 95 हो रहा है। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 4 मिल गया, बचेगा 1 15 हो रहा है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 बचेगा 1, फिर 2 पंचे 10 5 हो जाएगा और 0, यानी कि 4750 आ रहा। जो हमको चाहिए था वो वापस मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ये ट्रिक है निकालने का वो शानदार है, बिल्कुल सही है। अब हमें आगे हल करना है। इसमें हम देखिए fx नहीं निकालेंगे क्योंकि हम इतना गुणा भाग नहीं कर पाएंगे, तो हम u का मान निकालेंगे डायरेक्ट x माइनस a बाई h करके, क्योंकि ये हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं पद विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि से भी काम नहीं बन पाएगा। तो पद विचलन विधि यहाँ पे हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले बात एक पीछे वाली गिनती को a मान लेते, कोई भी एक गिनती मान लेते, ऊपर और नीचे से हम ट्राई किया तो भाई यहाँ पे चौथे नंबर वाली जो चीज़ है उस पर हमने a मान लिया। अब यहाँ पे घटा लेते हैं भाई 1250 में 2750 जब घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, वो मिल जाएगा 2000 नहीं, ठीक है 1500 मिल रहा है, 1500 बटे 3 करेंगे, क्योंकि 500 करेंगे, 500 करेंगे तो 3 याद आ जाता है, तो 500 से जब भाग करेंगे तो -3 मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -3 मिल जाएगा। और फिर 1750 में से जब 2750 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा -1000 बटे, जब 500 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा यू का मान। ऐसे ही जब इसमें हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 500 बटे 500 बराबर क्या मिल जा रहा है, -1 मिल जा रहा है। ऐसे जब इसी कितने विषय को घटाएंगे तो 0 बटे 500 हो जाएगा, और फिर से वापस हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हो रहा है काम, हम इसको डायरेक्टली शॉर्टली बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो हम इसको मिटाते हैं और आसान भाषा में देख रहे हैं कि भैया -3 से फिर -2 फिर -1 -0 हो रहा है, फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय, हालांकि आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ -3 -2 -1 और 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे ही मिलने वाला है। आप हल करके भी देख सकते हैं। अब निकालेंगे FU का मान। देखिए ये तो हो गया, पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब FU का मान निकालो। FU का मान निकालते हैं, F और U को गुणा कराते हैं। 24 और 3 का गुणा कराएंगे तो 24 और 3 का गुणा, वैसे बड़ा तो आता नहीं है और कुछ इसमें बड़ा बड़ा बात मतलब कि कोई और शॉर्ट ट्रिक अपना नहीं सकते, तो सीधे सीधे गुणा करते हैं। 3 चौके 12 का 2 यहाँ से लगे 1, 3 दूनी 6 1 7 72 हो गया, माइनस में रहेगा। 40 दूनी 80 होता है, माइनस में 80 रहेगा और 33 कम -33 हो जाएगा, मतलब वैसे ही रहेगा। 28 0 में 0 हो गया, बातें ख़त्म हो गई। 30 से कदम 30 और 22 दूनी ये 44 और अपना ये 16 48 और ये 4 7 28 ये मिल गया। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे सिंपली कैंसिल नहीं हो रही है, मतलब कि हो तो रही है, मतलब माइनस वाली गिनतियों को जोड़ना है, प्लस वाली गिनतियों को अलग से जोड़ना है और जोड़ने के बाद यहाँ पे घटा देना है। तो माइनस वाली गिनतियों को जोड़ते हैं और प्लस वाली गिनतियों को जोड़ते हैं। पहले यहाँ पे 8 8 16 16 4 22 16 4 20 तो 0 यहाँ से लगे 2 और इनको जोड़ने पर हो जा रहा है 150। कुल मिला के 150 हो रहा है। और ऊपर वाली गिनती को जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 हो जा रहा है। 8 7 15 15 3 18 यानी 185 हो रहा है। ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा। इन लोगों को जब सम करेंगे जोड़ेंगे तो 150 में 150 घट जाएगा और हमको माइनस में गिनती मिल जाएगी 5। 8 में से 5 गया 3 यानी कि -35 मिल जाएगा। और सिग्मा F को करने वाले हैं, अब जोड़ करने वाले हैं, सिग्मा F का मान रखने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका भी प्रयोग करना है। लेकिन हमको 200 परिवार के बारे में दिया गया था पहले से ही, तो हम डायरेक्टली 200 रख लेते हैं। इनको जोड़ने की हमको ज़रूरत तो हमको लग नहीं रही है। अब वो जाने भाई, उसका काम जाने, हमको 200 चाहिए था, हमने 200 रख लिया। सिग्मा ये FU है, उधर सिग्मा F है तो हमने रख लिया। और यहाँ पे मतलब हो गया है काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे खाली फार्मूले पे रखना है। और यहाँ पे जो 185 और 150 दिखाई दे रहा है, ये हमको लिखना नहीं है, तो हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा था। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, x बार इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। बहुत ही सिंपल सा काम हो गया। और फार्मूला होने के बाद यहाँ पे चीज़ों को रखेंगे। A का मान जो हमने रखा था 2750 वो रख लिया है, प्लस सिग्मा FU का मान -35 है वो रख लिया है। सिग्मा F का मान कितना है 200 है वो रख लिया है, इंटू 500 हो अपना H का मान रख लिया है। 2 0 ऐसे कट रहा है, बड़ा आराम से काट लिया है। 2 से काट लेते हैं, 5 को ये कट भी जाएगा तो काट लेते हैं। कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 से 35 को गुणा करेंगे 2750 पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 25 और 35 का गुणा करा लेते हैं अपन। गुणा कराते हैं 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगे 12 हो जाएगा। 25 3 75 12 जोड़ लेंगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा 85 87। ये कुल मिला के 875 आ गया। अब हम इसमें बड़े आराम से घटा देंगे तो नहीं, मतलब एक अंक पे दशमलव गया, 87.5 मिल गया। अब घटाएंगे 10 में से, देखिए दशमलव 0 लगाएंगे, 10 में से 5 गया 5 हो गया। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे है 6, 6 में से नहीं गया, 16 में से 6 गया 8 गया 6 और यहाँ पे टाना हो चुका है पूरा और 2662.5 मिल चुका है हमें समांतर माध्य जो हमको चाहिए था। तो इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। यहाँ पे सवालें हो चुके हैं ख़त्म। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।